ये मूवी बस 4 लोगों पर बेस्ड है। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं सैम, एबी और जेन को। एबी और सैम लेक में नहाने के लिए जाते हैं और याद रहे कि एबी और जेन बेस्ट फ्रेंड्स हैं और सैम एबी का बेटा है जिसकी एज 13 इयर्स है। खैर इंतजार है कि वो लोग वेकेशंस पर आए हैं, लेकिन मूवी की स्टार्टिंग के कुछ सीन्स में हमें ये पता चलता है कि एबी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और वो क्या है ये हमें आगे पता चल जाएगा। खैर जब सैम जंगल में अकेले घूम रहा था तो उसे लेक के किनारे एक आदमी दिखता है जो उनसे काफी फासले पर था। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो उन्हीं को घूर रहा था। सैम एक बचा था तो वो उसे हाथ से इशारा भी करता है, मगर वो आदमी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। एक लम्हे के लिए जब सैम का ध्यान वहाँ से हट जाता है तो वो आदमी गायब हो जाता है। सैम इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और अपनी मॉम के पास वापस लौट आता है। यहाँ हमें कुछ और भी दिखाया जाता है कि जब जन कपड़े चेंज कर रही होती है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और उसे ऐसा भी लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है। खैर इसके बाद वो लोग अपना सामान पैक करते हैं और हाइकिंग पर निकल जाते हैं। याद रहे कि ये एरिया आबादी से काफी दूर है और ये एक फॉरेस्ट एरिया है। कुछ घंटों के सफर के बाद वो एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और यहाँ हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि असल में वो यहाँ पर क्यों आए हैं। एबी के हस्बैंड यानी कि सैम के फादर गुजर गए हैं और ये जगह असल में उनकी फेवरेट थी। जब वो जिंदा थे तो वो और एबी यहाँ पर आया करते थे और अब एबी उनके एशेज यहाँ पर लाई थी। एबी की फ्रेंड जेन एक अच्छी दोस्त थी और वो उस काम में एबी की बहुत मदद करती है, खास तौर पर उसके रिकवर होने में, क्योंकि हस्बैंड को खोना कोई आसान काम नहीं था। वो एशेज तो यहाँ लाए ही थे, लेकिन साथ वो कैंपिंग के लिए भी आए थे ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और दुनिया से थोड़ा सा दूर आ जाए, क्योंकि अभी पर बहुत सी जिम्मेदारियां आ चुकी थी, खास तौर पर उसके बेटे को पालने की जिम्मेदारी। वैसे तो ये लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे ये बहुत खुश हों, लेकिन अंदर से एबी बहुत ज्यादा दुखी थी। उसी जगह जहाँ पर वो लोग एशेज छोड़ने वाले थे वहाँ पर उन्हें एक मेटल का बॉक्स मिलता है जो कि सैम के डैड वहाँ पर रखा करते थे और जब भी वो लोग वेकेशंस पर आते थे तो उसमें से कुछ ना कुछ यूज कर लेते थे। जैसे एबी और जेन उस दिन उसमें से सिगरेट लेते हैं और सैम को एक नोटबुक देते हैं, साथ ही एक मिनी नाइफ भी जो असल में उसके डैड की ही थी। खैर इसके बाद क्योंकि उन्हें हाइकिंग पर जाना था वो भी काफी दूर, तो वो अपना सफर शुरू कर देते हैं, लेकिन रास्ते में क्योंकि रात हो जाती है तो उन्हें वहीं पर कैंप लगाना पड़ता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जैन थोड़ा सा रूड बिहेवियर वाला है, उसकी अपनी मॉम से ज्यादा बनती भी नहीं है और उस रात वो जल्दी ही सो जाता है। मतलब ऐसा उसकी मॉम और जैन को लगता है, असल में वो ये सब सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसकी मॉम और जैन स्मोक कर रहे थे और ड्रिंक भी, और इसके बाद वो दोनों चॉकलेट्स लेने के लिए जाते हैं जो कि जैन ने कैंप से थोड़ी ही दूर एक ट्री में छुपाए थे जानवर के डर से। जिस टाइम वो चॉकलेट्स निकाल रहे थे तो उस वक्त वो थोड़े से नशे में ही थे, मगर तभी वो लोग ट्री के करीब एक बैकपैक को देखते हैं जिस पर ताले लगे हुए थे, जो कि थोड़ा सा अजीब था क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने आसपास किसी को देखा नहीं था। वो सोचती है कि शायद कोई और भी यहाँ पर कैंपिंग के लिए आया हुआ है। तब एबी कहती है कि क्या हमें बैग चेक करना चाहिए, तो जैन कहती है कि हाँ, मगर क्योंकि आधी रात हो चुकी थी और उन्हें थोड़ा डर भी लग रहा था तो वो उस बैकपैक को वहीं पर छोड़ देती हैं और इस बात को इग्नोर करते हैं कि शायद ये किसी से रह गया होगा। इस बात से एबी थोड़ा नर्वस थी और सारी रात नींद नहीं आ रही थी और उसके पास स्प्रे भी था। रात को जब एबी टॉयलेट के लिए बाहर आती है तो वो टॉर्च अपने साथ लाती है, जहाँ हमें वो आदमी ट्रीज के बीच में खड़ा हुआ नजर आता है जो एबी को घूर रहा था, मगर उस टाइम एबी उसे नहीं देख पा रही थी। सुबह हो जाती है, एबी नींद से जागती है और टेंट से बाहर आ जाती है। सैम अपनी मॉम से पूछता है कि क्या कल रात आप स्मोक कर रही थी, जो एबी को भी थोड़ा सा अजीब लगता है और वो उससे कहती है कि नहीं, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। और साथ ही वो जेन के पास जाती है जो कि उसी जगह खड़ी थी जहाँ उन्हें कल रात वो बैग मिला था, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो बैग वहाँ से गायब था, जिसकी वजह से वो दोनों थोड़ी सी नर्वस हो जाती हैं। मतलब कल जो कोई भी यहाँ पर था वो उनके आसपास ही था, मगर उन्हें पता नहीं चला, शायद वो सारी रात उन्हें देख भी रहा था। लेकिन खैर वो इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते और आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस वेकेशन पर 2 से 3 दिन और यहाँ गुजारने थे, तो वो आगे बढ़ते हैं। जब वो जंगल में जा रहे थे तो एक जगह पर वो लोग स्टे करते हैं और सैम को फिर से वही आदमी दिखता है क्योंकि उनसे थोड़ी दूर खड़ा था। इस बार वो अपनी मॉम और जेन को इस बारे में बताता है और कहता है कि ये आदमी बहुत ही अजीब है, मैंने इसे लेक के पास देखा था और फिर ये गायब हो गया था और अब ये यहाँ पर भी है और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कोई जादूगर है। इस बात पर सैम की मॉम उस पर थोड़ा गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई थी, क्योंकि सैम एक बच्चा था तो उसको तो ये बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन एबी और जेन के लिए अब ये बात काफी डिस्टर्बिंग हो गई थी। खैर वो सैम को शो नहीं करते कि उन्हें इस बात की टेंशन है और वो आगे अपना सफर जारी करने का फैसला करते हैं। और फिर तो हद ही हो जाती है कि जब वो पीछे देखते हैं तो वो आदमी उनके पीछे पीछे आ रहा था और उन्हें अजीब तरीके से घूर रहा था। एबी और जेन को ये बात सही नहीं लगती और एबी उसे आवाज देती है कि शायद वो ऐसे उनके पीछे आ रहा हो, मगर वो उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता और सिर्फ उन्हें घूरे ही जा रहा था। इसके बाद एबी कहती है कि मेरे पीछे और मेरे पास एक प्लान है, और वो तेजी से वहाँ से भागते हैं और तीनों एक ट्री के पीछे जाकर छुप जाते हैं। उन्हें लगा कि शायद वो आदमी अपने रास्ते पर चला जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होता और वो आदमी वहीं पर आकर बैठ जाता है और उन्हें घूरने लगता है। मतलब कि उसे पता था कि वो लोग कहाँ पर छुप रहे हैं। उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल थी जो हम देख सकते हैं। खैर ये जो कोई भी था ये काफी शातिर था। तब तो वो वहाँ से चला जाता है और वो लोग थोड़ा सुकून का सांस लेते हैं कि शायद वो ऐसे ही डर रहे थे, वो आदमी तो अपने रास्ते पर ही जा रहा था। खैर फिर से रात हो जाती है और याद रहे कि
कि ये जंगल में उसकी तीसरी रात है। उस रात को वो आग नहीं जलाते, जिस पर सैम पूछता है कि क्यों नहीं, तो वो जवाब देते हैं कि सुबह हम जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन सैम घर वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे घर नहीं पसंद था। लेकिन आप जानते हैं कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया था? क्योंकि उन्हें 2 दिन से शक था कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। याद रहे कि यहाँ से वापसी का रास्ता सिर्फ जन को ही मालूम था। शायद वो पहले भी काफी दफा यहाँ पर आ चुकी थी। रात में वो मैप पर अपनी डेस्टिनेशन सेट करते हैं और कल सुबह ही वो वहाँ से वापस जाने वाले थे। उसी रात एबी और जेन के बीच में थोड़ी सी बात होती है। जेन ने अभी तक शादी नहीं की थी मगर वो एक बच्चा चाहती थी, शायद किसी डोनर से, और इसके लिए वो बहुत खुश भी थी। बाद में वो सब सो जाते हैं। लेकिन रात में एबी की आंख खुल जाती है। उसे जंगल में म्यूजिक की आवाज आ रही थी। वो बाहर आती है ताकि वो जेन को जगा सके मगर वो अपने टेंट में नहीं थी और ये देखकर वो बहुत डर जाती है क्योंकि किसी ने टेंट को फाड़ा था और वहाँ पर घसीटने के निशान भी थे। एबी उसे बहुत आवाज देती है मगर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। बस वो म्यूजिक जो कि थोड़ी ही दूर पर बज रहा था, सिर्फ उसी की आवाज आ रही थी। एबी की आवाजें सुनकर अब सैम भी जाग जाता है और वो दोनों बहुत ही मुसीबत में थे क्योंकि उन्हें पहले से ही शक था कि कोई उनका पीछा कर रहा है और अब जेन भी गायब थी और उन्हें लग रहा था कि वही आदमी है जिसने सब कुछ किया था। अब सैम और एबी बहुत डरे हुए थे और अंधेरा हो चुका था, इसलिए वो जंगल में भी नहीं जा सकते थे। तो वो और करते भी क्या, इसलिए वो रात वहीं पर गुजारते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। लेकिन वो दोनों बहुत ही डरे हुए थे, इसलिए उन्हें नींद नहीं आती। दूसरी तरफ हमें उस स्ट्रेंजर का सीन दिखाया जाता है जिसके पास एक नाइफ था और वो कुछ केमिकल्स का यूज कर रहा था। उसने जेन को एक ट्री से बांधा हुआ था और जरूर उसने जेन के साथ कुछ भयानक किया था, जो कि हमें एंड में क्लियर दिखाया जाएगा। पर ये तो अब साफ हो गया था कि अब एबी और उसका बेटा बहुत खतरे में थे। ये जंगल बहुत घना था और वो लोग आबादी से बहुत दूर थे, इतने दूर कि वो 3 दिनों में भी वापस नहीं पहुंच सकते थे और जिसे रास्ता मालूम था वो तो अब गायब थी। खैर अब किसी तरह से सुबह हो जाती है। एबी सैम को कहती है कि अपना सामान पैक करो, हम जल्द ही यहाँ से निकलेंगे। जिस पर सैम कहता है कि नहीं, हम जेन को ऐसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। एबी कहती है कि हम यहाँ से निकलकर उसके लिए मदद लाएंगे और उसका आइडिया ठीक भी था क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो आदमी कितना खतरनाक हो सकता था, क्योंकि उनके पास कोई हथियार भी नहीं थे और यहाँ पर सेलफोन भी काम नहीं करता था। तो वो वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं मगर यहाँ उनके लिए बड़ी मुसीबत ये थी कि उनका सारा खाना भी गायब था। जाहिर है कि ये वही आदमी था और उसी ने उनका सारा खाना चुरा लिया था। खैर ये बात तो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जंगल से निकलने के लिए उन्हें 3 दिन चाहिए थे और वो भी तब कि अगर उन्हें रास्ता मालूम था। लेकिन क्या हो कि अगर उनके पास खाना ही ना हो तब वो कमजोर हो जाएंगे और वॉक नहीं कर पाएंगे और आखिर में वो आदमी आसानी से उनका शिकार कर लेगा। खैर वो फिर भी कोशिश करते हैं और मैप के हिसाब से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें फिर से वो आदमी नजर आता है जिसकी वजह से एबी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो चिल्लाकर कहती है कि तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो, और फिर उसे पूछती है कि तुमने हमारे दोस्त के साथ आखिर क्या किया है। उसे डराने की भी कोशिश करती है और कहती है कि हमारे पास स्प्रे है, इसलिए हमारे करीब आने की कोशिश मत करना। आदमी उस वक्त वहां से चला जाता है लेकिन एबी को पूरा यकीन हो जाता है कि ये आदमी हमें छोड़ेगा नहीं। वो फिर से मैप देखते हैं और इस बार उसका सैम के साथ झगड़ा हो जाता है क्योंकि वो कहता है कि आप मुझे बच्चा समझती हैं और मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ और आप मेरी बात नहीं सुनती। उसके गुस्से को देखकर वो उसे पूछती है कि अच्छा तुम्हारा प्लान क्या है। फिर वो मैप को देखता है और कहता है कि हम यहाँ नजदीकी कैंप पर जाएंगे, लेकिन आज रात नहीं, आज रात हम यहीं पर गुजारेंगे और मैं पहरा दूंगा। क्योंकि ये लोग भूखे थे तो उनको बहुत कमजोरी फील हो रही थी। एक टाइम तक तो सैम पहरा देता है मगर फिर वो भी सो जाता है। याद रहे कि सैम के पास अभी भी वो मिनी नाइफ मौजूद है जो कि उसके डैड की थी। और फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो छुपके से वहां पर आता है और एबी के मुंह पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर देता है और उसे घसीट कर वहां से ले जाता है। और फिर कुछ देर के बाद फिर से वही म्यूजिक प्ले होता है और इस बार सैम की आंख खुलती है और जब वो उठता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी मॉम भी अब वहां पर मौजूद नहीं थी। वो उसे बहुत पुकारता है मगर वो वहां नहीं थी। तब वो जंगल में उसकी तलाश शुरू कर देता है, खास तौर पर वो उस म्यूजिक के पीछे जाता है। दूसरी तरफ हमें वो साइको दिखाया जाता है जिसने एबी को एक ट्री से बांधा हुआ था और वो भी बेहोश थी। फिर उसकी फ्रेंड जेन को भी दिखाया जाता है जिसकी लाश ट्री से उल्टा लटकी हुई थी और उसका पेट काट कर उसका सब कुछ बाहर निकाला गया था। ये काफी डिस्टर्बिंग सीन था और एबी के साथ भी अब वो यही करने वाला था। सबसे पहले वो उसकी एंगेजमेंट रिंग निकालता है, फिर उसका एग्जाम भी निकाल देता है, फिर उसके पेट पर एक निशान बनाता है जहाँ पर उसने कट लगाना था। और याद रहे कि वो ये सब अपने विक्टिम के साथ तब करता है जब वो होश में होते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि वो म्यूजिक क्यों ऑन करता था। अब सैम अपने साथ वो नाइफ लेकर अपनी मॉम को ढूंढने लगता है। रास्ते में वो एक जगह गिर जाता है और उसकी नाक टूट जाती है। हालांकि वो बस 13 साल का था मगर वो एक स्मार्ट बच्चा था। एक लम्हे के लिए जब वो साइको थोड़ा दूर कहीं जाता है तो सैम जो कि अपनी मॉम को इस हालत में देखता है वो उसकी तरफ भाग कर आता है और उसकी रस्सियां काट देने की कोशिश करता है और उसे खोल भी देता है मगर उसकी माँ होश में नहीं होती। फिर उसे होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो साइको वहां पर आ जाता है और सैम को पकड़ने की कोशिश करता है मगर वो वहां से भाग जाता है और सिर्फ सैम की शर्ट ही वहां पर रह जाती है। वो आदमी उसके पीछे जाता है लेकिन सैम जंगल में ही कहीं छुप जाता है। अब यहाँ एबी को भी होश आ जाता है और वो उठकर सैम की शर्ट को देखती है और उसको देखकर रोने लगती है। सैम भी वापस आता है लेकिन एबी वहां पर मौजूद नहीं थी। सैम बेचारा बहुत चिल्लाता है मगर वो वहां से जा चुकी थी। खैर ऐसे भयानक हालात में भी सैम को कुछ करना था। वो अपने सामान में से कुछ ढूंढने लगता है और फिर वहां से अपना बैग उठाकर चला जाता है।
वहीं दूसरी तरफ एबी, जिसकी हालत बहुत बुरी थी, वो भी सैम को ढूंढ रही थी। असल में वो दोनों ही एक दूसरे से बिछड़ चुके थे और उस आदमी को अब उन दोनों को ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। खैर, सैम को लगा कि शायद उसकी माँ मर चुकी है और एबी को भी लगता है कि शायद उस आदमी ने उसके बेटे को मार दिया है और वो बहुत रोती है और फिर मदद ढूंढने की कोशिश करती है। जो कैंप उन्होंने मैप में मार्क किया था वो वहाँ पर पहुंच जाती है, मगर वहाँ पर एक भी इंसान नहीं था। हालांकि वहाँ पर एक कार मौजूद थी जिसमें वो फोन या गन जैसी कोई चीज ढूंढने की कोशिश करती है, मगर उस कार में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब अपने बेटे को लिए बगैर तो वो वहाँ से जाने वाली थी नहीं, तो वो फिर से जंगल में जाती है और दूसरी तरफ सैम किसी तरह से उस आदमी को ढूंढ लेता है और उसे छुपकर झाड़ियों में चला जाता है। जब वो करीब आता है तो सैम बाहर आता है और उसकी आंखों में स्प्रे कर देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद तलाश और चिल्लाने के बाद वो अपनी मॉम तक पहुंच जाता है। दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, मगर अभी भी खतरा टला नहीं था और वो जंगल से ऐसे ही नहीं निकल सकते थे, तो वो फिर से रात वहीं गुजारने का फैसला करते हैं। लेकिन इस बार उनके पास प्लानिंग थी। एबी ने हाथ में एक लकड़ी छुपाई हुई थी और वो सोने का ड्रामा कर रही थी और सैम झाड़ियों में छुपा हुआ था। जैसे ही वो आदमी वहाँ पर उसे लेने के लिए आता है तो वो दोनों उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन क्योंकि वो आदमी बहुत चालाक था तो वो दोनों उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। उसने सैम को भी जख्मी कर दिया था, मगर क्योंकि वो एक ब्रेव किड था तो वो हार नहीं मानता और जैसे ही वो उसकी माँ को मारने के लिए आता है तो वो अपनी मिनी नाइफ से सीधा उसके दिल पर वार कर देता है और फिर एक पत्थर उठाता है और उसके सर पर मार मार कर उसे कहता है कि आखिर तुमने हमारे साथ ही क्यों किया। जाहिर है कि वो आदमी अब मर चुका था, तो एबी अपने बेटे को उससे हटाती है। इससे पहले जब सैम ने उसकी ग्लासेस तोड़ी थी तो उसकी आंखें देखकर हमें ये समझ आ जाती है कि ये आदमी बीमार था। ये मेंटली भी इल था और फिजिकली भी, और सूरज की रोशनी में उसे सही से नजर नहीं आता था, इसलिए ये रात को ही लोगों का शिकार करता था। मगर अब ये मर गया। रात वो दोनों वहीं पर गुजारते हैं और उसकी बैग की तलाशी लेते हैं, जिसमें उन्हें उस कार की कीज भी मिल जाती है। अगली सुबह वो किसी तरह उस कार तक पहुंचते हैं और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कार स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि शायद वो कार भी किसी ऐसी आदमी की ही थी जो वहाँ पर आया होगा और फिर उस आदमी ने उसे मार दिया होगा। कार काफी टाइम से वहाँ पर खड़ी थी तो बैटरी डेड हो गई थी, तो फिर वो वहाँ से पैदल ही जाने लगते हैं। जाहिर है कि वो खुद को जिंदा रखने में कामयाब हो गए थे और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। देखा जाए तो मूवी सिंपल थी मगर काफी अच्छी थी। ये माँ और बेटे के रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है और खासतौर पर ऐसी सिचुएशंस को जहाँ पर हम समझते हैं कि बच्चे उन सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर सकेंगे, लेकिन बच्चे काफी होशियार होते हैं और वो हमारी सोच से भी ज्यादा उन सिचुएशंस को अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हैं। देखा जाए तो 13 साल सैम ने ही अपनी माँ को बचाया था और साथ ही ये रिप्रेजेंट किया कि अगर बच्चे चाहें तो वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं।